नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस काफ़ी अभी 6-7 दिनों से चर्चा में रहा है। तो आपके नई संसद का शुभारंभ हुआ है। इसी के साथ जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो भी पास हो गया है। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उस पर मेन चर्चा करेंगे कि ये कब से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे कैसे ये पारित हुआ। इसके अलावा ये लागू कब से होगा, जो सबसे ज़्यादा बहस का विषय बना हुआ था कि अभी क्यों लागू किया गया है, क्योंकि ये अभी ऑफिशियल रूप से तो लागू होगा नहीं, अभी तो आरक्षण महिलाओं को मिलेगा नहीं। तो देखते हैं इसके कुछ मुख्य पॉइंट। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा जो न्यू पार्लियामेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रविवार को ही इस संसद का उद्घाटन किया गया, जब आपकी गणेश चतुर्थी थी उस दिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 971 करोड़ की लागत से बना है। मेन पॉइंट मैंने पूरे पीडीएफ में मेन पॉइंट ही रखे हैं। वैसे भी मैं जितनी भी क्लासेस आपकी बनाती हूँ सारे में ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको ही रखा जाता है। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों के जैसे कमेंट आते हैं कि इतना लंबा क्यों बता रही हैं, या फिर तो आपके एक तो देखो, अगर कोई चीज़ का बैकग्राउंड है वो आपको नहीं समझ में आएगा तो केवल क्वेश्चन समझ लेने से, केवल पॉइंट एक लाइन मैंने इंपॉर्टेंट वाली लिख दी वो कैसे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो पूरी क्लास देखें फिर डिसाइड करें कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। क्योंकि अगर आजकल जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी घुमा के पूछे जाते हैं, आपको भी पता है एकदम सीधे से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी नई संसद को लेकर प्रश्न जरूर हर परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 971 करोड़ की लागत से बना हुआ है। ठीक है, और 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं और इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय आकार है इसका। ठीक है, मतलब ट्राइंगल शेप में इसको बनाया गया है। ठीक, और इसमें जो भी विधायी कक्ष हैं वो काफ़ी बड़े रखे हैं। जो पुरानी संसद थी उससे काफ़ी बड़े में रखे गए हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। नई लोकसभा में मौजूदा बैठने की क्षमता 3 गुना अधिक है, मतलब 888 सीटें होंगी इसमें, जबकि राज्यसभा के लिए 348 सीटें होंगी जो कमल थीम राष्ट्रीय फूल पर आधारित होंगी। ठीक है, नई मंजिल योजना के अनुसार लोकसभा हॉल संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने की क्षमता है इसमें। ठीक, की कलाकृति है, वहाँ से विभिन्न विभिन्न तरीकों के लोगों ने आके यहाँ पे काम किया है। मतलब पूरा एक इंडियन कल्चर को ये नई संसद दर्शाती भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नई संसद में पहला बिल कौन पास हुआ है अभी, तो वो विशेष सत्र बुलाकर आपका बिल पास किया गया है। तो उस पर हम लोग मेन बात करेंगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सा है, महिला आरक्षण अधिनियम। ठीक है, महिला आरक्षण अधिनियम, इस पर काफ़ी बहस भी हुई हैं। बहसें क्यों हुई हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो लोकसभा में सबसे पहले ये पारित हुआ जहाँ पे 254 वोट मिले। ठीक है, मतलब पक्ष में थे और केवल 2 वोट थे, 2 विरोध में थे, जिन्होंने इस बिल को मतलब बोला कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। बाकी 254 वोट हैं, तो ये लोकसभा में भी पारित हो गया। इसके बाद अब हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। भारतीय चुनावी राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए कदम उठाते हुए भारतीय सरकार ने संसद के चल रहे 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया, मतलब इसके लिए अलग से ही विशेष सत्र बुलाया गया था। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है। ठीक है, तो कौन सा नंबर का ये है संशोधन विधेयक, 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है, जिसमें क्या बात की गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितना, 33% आरक्षण दिया जाएगा। और SC/ST के लिए आरक्षित सीटों तक कोटा बढ़ाता है, मतलब और जो SC/ST की आरक्षित सीटें हैं उनको उसी प्रकार से होगा। बाकी जो महिलाएं हैं उनको 33% का आरक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें सभी 215 सदस्यों ने प्रस्तावित कानून के पक्ष में मतदान किया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो लोकसभा में कोई भी विधेयक है सब लोकसभा में पारित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पारित हो गया फिर राज्यसभा
राज्यसभा में ये पारित हुआ तो वहाँ पूर्ण बहुमत से ये पारित हुआ, पूर्ण बहुमत से ये वहाँ पे पारित हो गया। ठीक है, तो ये पारित होने के बाद अब ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर वगैरह होंगे, इसके बाद ये एक कह सकते हैं कि कानून बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये बिल है क्या, और इस बिल को क्या नाम दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे के हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कोई और चीज़ें कमेंट में ना लिखें। ठीक है, क्योंकि वो सब अलग चीज़ें, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई के हिसाब से बात करेंगे। ठीक, तो इसका नाम क्या रखा गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया। नामक विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। एक तो इसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद लोकसभा में ये पारित हुआ, केवल 2 वोट इसको नहीं मिले, बाकी सारे लोगों ने इस पे अपना बहुमत दिया है। ठीक है, इसका कोटा राज्यसभा का राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा, मतलब जो कोटा राज्यसभा या राज्य विधान परिषद है वहां पे ये लागू नहीं होगा। पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन किए जाने के बाद सीटों का आरक्षण प्रभावी होगा। अब यहाँ पे ये चीज बहुत समझनी है कि इसमें एक चीज ये लिखी गई है कि जब पहली जनगणना होगी और वो होगी आपकी 2026 में, ठीक है, उसके बाद ही पारित होगा, मतलब ये कहीं 2029 में पारित होगा जाके। तो जो बहस का मुद्दा बना हुआ था वो यही बना हुआ था कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक ये कैसे पारित होगा, अगर पारित नहीं तो 2029 में ये पारित होगा, अभी तो पारित होगा नहीं, तो इसको अभी क्यों लाया गया है, वो सब पॉलिटिकल रीजंस हैं अपने, लेकिन यहाँ पे यही बताया गया है कि पहली जनगणना के बाद ही पारित होगा, मतलब आपका जो ये अधिनियम है जहाँ तक 2029 में पारित होगा पूरी तरह। ठीक है, अब इसकी कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये 2010 में बात हुई थी, जहाँ पे भी 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी, लाया गया था, लेकिन वहाँ पे पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, अब हाईलाइट ये कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया विधेयक केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा, केंद्रीय कानून मंत्री है HC, केंद्रीय कानून मंत्री, उनके द्वारा ये पारित किया गया है। ठीक है, नए विधेयक के अनुसार लोकसभा के लिए चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में लगभग 1/3 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित आरक्षित की जाएंगी, मतलब जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं वो अपने उसी हिसाब से चलेंगी, उसके अलावा ये 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, विधेयक राज्यों और दिल्ली में विधानसभाओं के लिए समान प्रावधान का प्रस्ताव करता है, हालांकि कोटा राज्यसभा में ये लागू नहीं होगा, ये बात हम लोग पहले भी कह चुके हैं। ठीक है, पिछले विधेयक की तरह नया विधेयक क्रमशः लोकसभा विधानसभाओं के लिए परिवर्तन पेश करने के संविधान के नए अनुच्छेद 333A और 333A पेश करने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, तो आपसे जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगी, किसने इस बिल को पेश किया, तो जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं HC गौड़ा, उन्होंने पेश किया है। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका कौन सा ये संविधान संशोधन है, ये सब चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। 2010 के विधेयक की तरह वर्तमान विधेयक में एक सूर्यास्त खंड है जिसमें कहा गया है कि आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ठीक है, मतलब जब से ये प्रारंभ होगा तब से 15 वर्ष की अवधि के लिए ये रखा जाए। हालांकि पिछले संस्करण के मुख्य अंतर यह है कि विधेयक महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो ये जो परिसीमन शब्द आ रहा है इसको आपको अच्छे से समझना है। इसका मतलब है कि जो पहली जनगणना होगी वो कब होगी, 2026 में, उसके बाद ही ये पारित होगा। ठीक है, उस पर ही ये निर्भर करेगा। अब जनगणना कब हो रही है, 2026 का रखा गया है, अब कब होती है, ठीक है, वो आप लोग टाइम के साथ देखेंगे। इन स्थितियों का नतीजा यह है कि 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा में महिला आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाएगा, मतलब 2029 के जो अगले चुनाव होंगे तब तक ये लागू हो पाएगा। ठीक है, तो 42वें संशोधन 2000 के बाद पहली जनगणना के परिमाण प्रकाशित होने तक परिसीमन प्रक्रिया को रोक लगी है, क्योंकि 42वें संशोधन के बाद
पहली जनगणना के बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई थी 2021 में जो हुई थी, जो कोरोना की वजह से डिले हो गई थी। ठीक है, 2001 जो 84वां संशोधन में इसे 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है 2026 के बाद पहली जनगणना के नतीजे आने के बाद परिसीमन लागू होगा। समझ गए? तो 2026 में पहली जनगणना अब होगी। ठीक है, उसके बाद ही इसको लागू कर सकते हैं। तो बहस का जो मुद्दा बना हुआ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों बना हुआ है, कि अभी जब ये लागू नहीं हो सकता है, अभी मतलब इसका कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं लोग, तो फिर ये अभी क्यों लाया गया, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो यही था महिला आरक्षण बिल, जिसके बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वही मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप संसद टीवी चैनल आराम से देख सकते हैं। सारी बहस मुद्दा वहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, किसने क्या बोला है इस बिल पे। ठीक है, बाकी आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूव करने का है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश भी की जाएगी। ठीक है, और आपका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद यूट्यूब चैनल है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।